नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आपका स्वागत है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का टॉपिक लेकर हम एक बार फिर उपस्थित हैं। इस टॉपिक में वैद्युतिक मापक यंत्रों पर आधारित 10 प्रश्न दिए गए हैं। इन्हीं वैद्युतिक मापक यंत्रों पर आधारित 10 प्रश्नों का एक वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं। उस वीडियो में 1 से 10 तक प्रश्न थे। ये वीडियो उसी का पार्ट 2 है और इसमें आपको 11 से 20 तक प्रश्न मिलेंगे। सभी प्रश्नों को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। उस पहले वीडियो को भी आप ज़रूर देखिएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चलिए प्रश्नों से शुरुआत करेंगे और प्रश्न संख्या आज जो है वो अपनी 11 से स्टार्ट होगी। तो 11 नंबर प्रश्न ये कह रहा है अपन से कि निम्न में से इंटीग्रेटिंग प्रकार का यंत्र कौन सा है। देखिए सेकेंडरी यंत्र 3 प्रकार के होते हैं। हमने जैसा बात किया था कि इंडिकेटिंग, रिकॉर्डिंग और इंटीग्रेटिंग 3 प्रकार के सेकेंडरी यंत्र होते हैं। तो सेकेंडरी यंत्र में इंटीग्रेटिंग प्रकार के यंत्र इसमें से कौन सा है, उस ऑप्शन का अपन को चूज करना है। देखिए इंटीग्रेटिंग मीटर वो होते हैं जो अपने प्रेक्षण काल के अंतर्गत वैद्युतिक राशि के कुल मान को दर्शाते हैं, यानी जब जब सर्किट में लगते हैं तब तक वो दर्शाते रहते हैं और ऐसा मीटर अपना ऊर्जा मीटर होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। अगर बात करें इसी प्रश्न के लिए, अगर इंडिकेटिंग यानी सूचक मापी यंत्रों के बारे में प्रश्न होता तो फिर अपन इसका उत्तर कर देते एमीटर, वाट मीटर, वोल्ट मीटर। तो ये तीनों मीटर जो है ये सूचक मापी यंत्र में होते हैं। सूचक मापी यंत्र वो होते हैं जो वैद्युतिक राशि के तात्कालिक मान को दर्शाते हैं। इंटीग्रेटिंग यंत्र का पूछा था तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मापी यंत्र में प्रयुक्त कंट्रोल स्प्रिंग किस प्रकार की होनी चाहिए। देखिए मापी यंत्रों में जो कंट्रोल सिस्टम होता है, कंट्रोलिंग टॉर्क होता है, वो 2 तरह का होता है। एक होता है स्प्रिंग कंट्रोल, एक होता है ग्रेविटी कंट्रोल। तो ग्रेविटी कंट्रोल में तो अपन 2 वेट लगाते हैं, वजन लगाते हैं और वो बैलेंसिंग के सिद्धांत पर आधारित होते हैं। लेकिन जो स्प्रिंग कंट्रोल होती है उसमें हेयर के जैसी स्प्रिंग लगाते हैं तो उनको हेयर स्प्रिंग कहते हैं, यानी पतली पतली स्प्रिंग होती है और वो स्प्रिंग खास पर ब्रोंज धातु की बनी होती है। अब अपन से ये पूछा गया था कि जो स्प्रिंग अपन लेते हैं उसमें किस प्रकार के गुण होने चाहिए। तो देखिए उसमें जो गुण होने चाहिए वो इस ऑप्शन में दिए गए हैं। वो अचुंबकीय यानी नॉन मैग्नेटिक भी होनी चाहिए, निम्न विशिष्ट प्रतिरोध यानी उसका विशिष्ट प्रतिरोध है वो भी निम्न होना चाहिए, उच्च तनन सामर्थ्य यानी टेंसाइल स्ट्रेंथ भी बहुत अधिक होनी चाहिए क्योंकि उस पर खिंचाव आता है तो वो बिना टूटे सहन कर सकनी होनी चाहिए। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी कि उपरोक्त सभी गुण उसमें होने चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है कि मापी यंत्रों की रेंज बढ़ाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है, यानी हमें एक वैद्युतिक मापी यंत्रों की रेंज बढ़ानी है क्योंकि मापी यंत्र क्या है कि बहुत अधिक करंट और वोल्टेज मापने में सक्षम नहीं होते। तो देखिए मापी यंत्रों की रेंज बढ़ाने के लिए 4 ऑप्शन होते हैं अपने पास। कौन कौन से होते हैं? मापी यंत्र में हम एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए शंट भी लगा सकते हैं और एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए सीटी भी लगा सकते हैं। लेकिन सीटी यानी करंट ट्रांसफार्मर जो होता है वो एम्पीयर मीटर के साथ तो लगता है, लेकिन तब लगता है जब वो एसी में हाई करंट मापन अपन को करना हो। तो शंट अपन डीसी वाले में भी लगा सकते हैं, यानी एमसी टाइप मीटर हो तो उसमें शंट लगाया जाता है। ठीक इसी तरह से मल्टीप्लायर, तो जब वोल्ट मीटर की रेंज हमें बढ़ानी हो तो हम मल्टीप्लायर लगाते हैं। शंट क्या होता है, देखिए ये मैग्नीन धातु का बना होता है और ये मापी के समांतर क्रम में लगने वाला निम्न मान का प्रतिरोध होता है और एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए इसका उपयोग करते हैं। मल्टीप्लायर होता है सीरीज में उच्च मान का प्रतिरोध और ये वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए लगता है। सीटीपीटी 2 क्या है कि ट्रांसफार्मर के प्रकार है। एक का नाम होता है करंट ट्रांसफार्मर, एक का नाम होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। एक एसी पर हाई करंट मापने के काम आता है और पीटी एसी पर हाई वोल्टेज नापने के काम आता है। यानी एमीटर के साथ एसी में हम सीटी लगाकर हाई करंट माप सकते हैं और वोल्ट मीटर के साथ पीटी लगाकर हम एसी में हाई वोल्टेज मापन कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी, यानी मापी यंत्रों की रेंज कैसे बढ़ सकती है? शंट लगाने से एमीटर की, मल्टीप्लायर लगाने से वोल्ट मीटर की, सीटी और पीटी वोल्ट मीटर और एम्पीयर मीटर के साथ लगती है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। अगला प्रश्न है कि मापी यंत्र में सामान्यतः डैम्पिंग प्रयुक्त की जाती है। देखिए फ्रेंड्स, बात कर चुके थे पहले डैम्पिंग होता क्या है। अवमंदक बल बोलते हैं इसको हिंदी में, और ये किसी मापी यंत्र में उत्पन्न होने वाले जो विक्षेपक टॉर्क और नियंत्रक टॉर्क होता है उनकी वजह से दोलन या ओसिलेशन अपन कह सकते हैं वो उत्पन्न होते हैं और पॉइंटर क्या फाइनल रीडिंग पर स्थिर नहीं हो पाता है और हमें रीडिंग लेने में प्रॉब्लम होती है। तो उस कंपन को समाप्त करने के लिए हम मापी यंत्रों में डैम्पिंग का उपयोग करते हैं, यानी अवमंदक बल लगाया जाता है। अब प्रश्न ये है कि
अवमंदक सामान्यतः यानी ये विधियाँ जितनी भी है ये अवमंदक की है। प्रश्न ये पूछा जा रहा है कि कौन सी विधि ऐसी है जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं या नॉर्मली कौन सी हम उपयोग में लेते हैं। तो देखिए जब सबसे ज़्यादा काम में ली जाने वाली है तो वो अपने एडी करंट अवमंदक प्रणाली है। यानी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा अपने सी कि एडी करंट यानी भंवर धारा जो अवमंदक प्रणाली होती है वो सबसे ज़्यादा काम में लेते हैं। वायु घर्षण अवमंदक प्रणाली भी काम में लेते हैं अपन, लेकिन ये केवल एमआई टाइप यंत्रों में होती है। और द्रव घर्षण ये तो हम ऐसे मापी यंत्रों में काम में लेते हैं जो केवल और केवल किसी स्विच बोर्ड या पैनल में जो अपन लगाते हैं जो वर्टिकल पोजीशन में लगते हो उनमें द्रव घर्षण का उपयोग करते हैं। क्योंकि जो अपने मापी यंत्र होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो पोर्टेबल होते हैं और एक वो होते हैं जो पैनल और स्विच बोर्ड पर लगते हैं। तो स्विच बोर्ड वालों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो वर्टिकल ही होते हैं और वर्टिकल के लिए अपन फिर इनमें द्रव घर्षण का उपयोग कर सकते हैं। पोर्टेबल का ये होता है कि अपन कहीं भी उनको उपयोग में ले सकते हैं, इसलिए अपन उसमें एडी करंट का उपयोग सबसे ज़्यादा करते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि एक वोल्ट मीटर में मल्टीप्लायर और मापी की कुंडली कैसे संयोजित होते हैं। देखिए पहले तो इस पर बात करेंगे कि मल्टीप्लायर होता क्या है। तो हमने कल एक वीडियो अपलोड किया था, उसमें आपको बताया था कि वोल्ट मीटर की जब हमें रेंज बढ़ानी हो तो मापी के श्रेणी क्रम में हम एक उच्च मान का प्रतिरोधक लगाते हैं। तो मापी यानी ये वोल्ट मीटर जो अपना होता है इसके सीरीज में जो अपन ये हाई रेजिस्टेंस वाली वैल्यू का रेजिस्टेंस लगाते हैं ये मल्टीप्लायर ही कहलाता है और ये वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ाने के काम आता है। तो अब प्रश्न यही पूछा जा रहा है कि जो मीटर की पहले से कॉइल थी वो और ये जो मल्टीप्लायर रेंज बढ़ाने के लिए हम बाद में अलग से लगाते हैं ये दोनों कैसे लगते हैं। तो सिंपल सी बात है, वोल्ट मीटर में ये दोनों सीरीज में होते हैं। तो इस प्रश्न का तो उत्तर हो जाएगा ए, यानी दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए ऑप्शन सिंपल सा था। अब मान लीजिए कि एम्पियर मीटर के लिए ऐसा प्रश्न अगर आपके सामने आ जाता है, पूछा जाता है कि एक एम्पियर मीटर में शंट और मापी की कॉइल कैसे होती है। क्योंकि हम सब जानते हैं एम्पियर मीटर की रेंज बढ़ाने के लिए हम शंट लगाते हैं यानी मापी के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध लगाते हैं। तो फिर एम्पियर मीटर के संदर्भ में अगर उत्तर होता तो फिर अपन उत्तर कर देते समांतर क्रम। तो इस प्रश्न का तो उत्तर होगा ए, श्रेणी क्रम। ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लायर और मापी की कॉइल का आपस में कनेक्शन पूछ रहा है, ये नहीं पूछा जा रहा कि वोल्ट मीटर कैसे संयोजित होता है। प्रश्न कंफ्यूज आपको कर सकता है। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा ए कि मापी का मल्टीप्लायर और मापी की कॉइल दोनों श्रेणी क्रम में होते हैं। अगर शंट और मापी की कॉइल के बारे में पूछ लेते तो वो होता समांतर। प्रश्न का उत्तर हो जाता बी। अगला क्वेश्चन है कि पीएमएमसी मीटर यानी परमानेंट मैग्नेट मूविंग कॉइल प्रकार का मीटर जो होता है तो उसका उपयोग अपन कहाँ कर सकते हैं। देखिए एमसी टाइप मीटर दो तरह के होते हैं, एक होता है डायनेमोमीटर टाइप मीटर और एक होता है परमानेंट मैग्नेट टाइप मूविंग कॉइल मीटर। तो ये जो परमानेंट मैग्नेट वाले होते हैं जिनको शॉर्ट में हम एमसी टाइप मीटर भी कहते हैं। डायनेमोमीटर जो होता है इनके आगे डायनेमोमीटर नाम लिखा होगा, मूविंग कुंडली नाम बहुत कम रहता है। एमसी टाइप भी अगर शॉर्ट में आपसे प्रश्न पूछा जाए तो ध्यान रखना वो परमानेंट मैग्नेट यानी स्थायी चुंबक मीटर की बात कर रहा है। और स्थायी चुंबक वाले जो पीएमएमसी मीटर होते हैं वो केवल और केवल डीसी पर उपयोग किए जाते हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी। मान लीजिए कि यही प्रश्न आपसे अगर एमआई के बारे में पूछा होता तो एमआई टाइप मीटर के लिए हम एसी और डीसी दोनों का मापन कर सकते हैं। प्रश्न का उत्तर कर देते सी। अगर यही प्रश्न आपसे डायनेमोमीटर के बारे में होता तो इसका भी एसी डीसी दोनों उत्तर हो जाता। मान लीजिए कि प्रश्न होता इंडक्शन टाइप मीटर का तो फिर अपन कर देते ए उत्तर कि केवल और केवल एसी मापन में अपन उनका उपयोग करते हैं। यानी इंडक्शन मीटर केवल एसी पर लगते हैं, एमसी टाइप मीटर होते हैं केवल डीसी पर, एमआई टाइप और डायनेमोमीटर जो होते हैं वो एसी और डीसी दोनों पर लगते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर तो था बी, केवल डीसी पर, क्योंकि पीएमएमसी पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक ओम मीटर किस प्रकार का मीटर है। देखिए ओम मीटर के बारे में पूछा गया है तो मापी यंत्र ओम मीटर रेजिस्टेंस मापने के काम आता है और प्रतिरोध को प्रत्यक्ष रूप से माप देता है। दो तरह का होता है, एक सीरीज ओम मीटर, एक शंट ओम मीटर होता है। तो अपन जो ओम मीटर काम में लेते हैं उसकी जो स्केल होती है वो अनंत से शून्य की ओर होती है और मापी जो होता है ये मूविंग कॉइल प्रकार का होता है। यानी इसमें कॉइल जो होती है ना वो रोटेट करती है, घूर्णन करती है। स्थायी चुंबक होती है, उनके बीच में कुंडली स्टोर करती है। ध्यान रखना मेगर के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो ध्यान रखना मेगर भी मूविंग कॉइल टाइप का यंत्र ही होता है। नेक्स्ट 18वां प्रश्न है कि किसी अज्ञात सोर्स की वोल्टेज नापते समय किसी वोल्ट मीटर की रेंज चयन की जाती है। यानी एक ऐसा सोर्स है जिसमें वोल्टेज का हमें पता नहीं कितने वोल्ट है, हम वोल्ट मीटर का उपयोग करते हुए उसकी वोल्टेज का मापन करना चाह रहे हैं। तो हम वोल्ट मीटर का सिलेक्शन किस पैमाने पर करें, क्योंकि वोल्ट मीटर में पैमाने होते हैं, आजकल तो डिजिटल मीटर आते हैं तो उनमें तो वैसे ही रेंज दी हुई होती है। तो ध्यान रखिएगा जिस मापी का अपन उपयोग कर रहे हैं तो उस मापी पर जो मैक्सिमम रेंज दी हुई होती है
प्रारंभ में उसी का चयन करना चाहिए। हालांकि उस मैक्सिमम मान से क्या होगा, अगर वैल्यू बहुत कम है तो एरर यानी त्रुटि के चांसेज होते हैं, रीडिंग हो सकता है प्रॉपर नहीं मिले। लेकिन एक बार जब हम हाईएस्ट वैल्यू सेलेक्ट कर लेंगे तो हमें उसकी वैल्यू का कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि कितनी है, तो उसके बाद में हम कम रेंज को सिलेक्शन कर सकते हैं जो उसके नज़दीक की हो। तो इस प्रश्न का उत्तर तो हो जाएगा डी कि उच्चतम पर यानी अधिकतम रेंज का हम सिलेक्शन करेंगे। ध्यान रखिएगा, जिसकी सोर्स की वैल्यू हमें नहीं पता तो प्रारंभ में मैक्सिमम पे सिलेक्शन किया जाता है। हाँ, जब मेजरमेंट उससे आ जाता है तो फिर एक्यूरेट रीडिंग लेने के लिए हम क्या करेंगे, उसकी रेंज कम करके और एग्जैक्ट उस पर ले जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वोल्ट मीटर का आंतरिक प्रतिरोध 100 ओम है और ये मीटर 250 वोल्ट का मापन कर सकता है। इससे 400 वोल्ट मापने हेतु मापी के सीरीज में लगने वाले प्रतिरोध की गणना कीजिए। यानी मीटर का रेजिस्टेंस, अभी जो मीटर में कॉइल लगी हुई है वो 100 ओम रेजिस्टेंस है और 250 वोल्ट पर वो FSD देता है, यानी फुल स्केल डिफ्लेक्शन उसका पैमाना है। हमें इससे 400 वोल्ट का मापन करना है, तो मापी के सीरीज में जो हम रेजिस्टेंस लगाएंगे वो कितने ओम का होगा। देखिए, मापी के वोल्ट मीटर की अगर बात करें तो रेंज बढ़ाने के लिए जो रेजिस्टेंस लगता है वो मापी के सीरीज में लगेगा। अब कितने ओम का होगा, इसके लिए एक सूत्र होता है, आपको वो फॉर्मूला याद रखना होगा। मापी के सीरीज में जो लगता है उसको मल्टीप्लायर अपन कहते हैं और RX से उसको दर्शाया जाता है। इसका फॉर्मूला होता है RM × N-1। देखिए, ये RM होता है मीटर का आंतरिक प्रतिरोध, यानी मापी का अभी आंतरिक प्रतिरोध कितना है, और N का मतलब होता है V/VM। V का मतलब होता है वह वैल्यू जो हम अब मापना चाह रहे हैं, जैसे इस प्रश्न के अनुसार 400 वोल्ट मापना चाह रहे हैं। VM का मतलब होता है वह वोल्टेज जो मापी पहले से मापन कर सकता है, जैसे इस प्रश्न के अनुसार 250 वोल्ट। यानी हम N कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, 400/250 करेंगे और ये जितना भी आएगा वो अपना N हो गया। वैसे इसको हिंदी में गुणक घटक कहते हैं, मल्टीप्लाइंग फैक्टर कहते हैं। उसको मापी के यंत्र से गुणा कर मापी के प्रतिरोध से गुणा करना होता है, और अगर एम्पीयर मीटर होता तो इसी जो मल्टीप्लायर था मापी यंत्र के प्रतिरोध में इसका अपन भाग दे देते। तो अभी अपन N कैलकुलेट करेंगे इसका, और N ज्ञात करने के लिए क्या होता है, V/VM, यानी मापी का वह वोल्टेज जो अब मापन चाह रहे हैं, और VM का मतलब है वह वैल्यू जो मापी पहले माप सकता था। यानी इस प्रश्न के अनुसार जो अपन सॉल्व करेंगे तो हमें उत्तर करना है 400 वोल्ट अब मापन करना चाह रहे हैं, 250 वो पहले माप रहा था, उत्तर आएगा 1.6। अब हमें क्या करना है कि इस 1.6 में से एक घटा देना है, क्योंकि सूत्र ये था कि RM × N-1। जो RM होता है वो मापी का आंतरिक प्रतिरोध है, और इस प्रश्न में हमें 100 ओम दिया गया था, इंटू N-1। 1.6 में से अगर एक घटाएंगे तो 0.6 बचेगा। देखिए, 100 से 0.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर आएगा 60 ओम, जो इस प्रश्न में हमें नहीं दिए गए थे। सारे ऑप्शन इस प्रश्न में 60 ओम का कोई है ही नहीं, तो ये गलती से राइट हो गया। वैसे अपन इसका ए ऑप्शन कर सकते हैं, 60 ओम करेंगे। यानी उत्तर आपको कैलकुलेट करना है। ध्यान रखिएगा, ये चारों ऑप्शन दिए गए थे, नहीं है इनमें कोई भी ऐसा ऑप्शन, और आपको इसका उत्तर क्या करना है, 60 ओम करना है। 0.6 को हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उत्तर हो गया 60 ओम आएगा इसका। जो भी हो आप कैलकुलेशन कर सकते हो, ऑप्शन नहीं दिया गया था इसमें इस तरह का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 20वां प्रश्न है कि एक वोल्ट मीटर की सुग्राहिता 20 किलो ओम प्रति वोल्ट है। ध्यान रखिएगा, अच्छा प्रश्न है, पेपर में आ सकता है कि वोल्ट मीटर की सेंसिटिविटी किस इकाई में होती है, तो वोल्ट मीटर की सुग्राहिता किलो ओम प्रति वोल्ट में होनी चाहिए। मापी 10 वोल्ट मापन हेतु प्रयोग किया जाता है, तो मापी का प्रतिरोध कितना होगा। देखिए, सुग्राहिता का मतलब ये होता है कि मापी का प्रतिरोध बटे माप सीमा। अब जैसा कि इस प्रश्न में हमें दिया गया कि 20 किलो ओम प्रति वोल्ट, यानी ये वोल्ट मीटर अगर 1 वोल्ट मापने के लिए प्रयोग किया जाएगा तो 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस देगा। सिंपल सी बात है, क्या करेगा, प्रति ओम का मतलब प्रति वोल्ट का मतलब होता है 1 वोल्ट। यानी ये मापी अगर 1 वोल्ट मापने के काम आता है तो ये 20 किलो ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में देगा। अब सीधी सी बात है, जब हम इसको 10 वोल्ट मापने के लिए उपयोग करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस 200 किलो ओम हो जाएगा, और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बी, यानी मापी 200 किलो ओम का रेजिस्टेंस सर्किट में देगा। अच्छा प्रश्न है, आप इन दोनों प्रश्नों को सोल्व करके जरूर देखिएगा। यानी 19वां और 20वां ये दोनों प्रश्न आपके अच्छे थे। इस 19वें प्रश्न को आप एक बार और दोबारा देख लीजिए, नोट कर लीजिए इस प्रश्न को, आंकड़े लिख लीजिए कहीं पर और आप इसको
हल करके ज़रूर देखिएगा।